बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फॉर्म 45 को लेकर इस वक्त बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी है और मरियम नवाज़ की जो नशिस्त है वो इस वक्त रेड एरिए में दाखिल हो चुकी है। जस्टिस अनवार जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में, इसके जज हैं, इन्होंने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है मरियम नवाज़ के फॉर्म 45 के हवाले से। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। ना सिर्फ इतना बल्कि इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हुआ था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो केस की समाअत कर रहे थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, इनकी जानिब से भी एक बड़ा हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद की नशिस्तों पर। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और ये दोनों इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इन दोनों ट्रिब्यूनल्स को पहले मुअत्तल करके नए ट्रिब्यूनल जिसमें रिटायर्ड जजेस थे, इलेक्शन कमीशन वो तैनात करना चाहता था कि वो केसेस को सुने, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल करार दिया था और जो पुराने ट्रिब्यूनल्स थे उनको बहाल किया था। और उनकी बहाली के बाद ये पहली समातें हुई हैं और इन समातों पर जो बड़े अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। तफसीलात क्या है आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इन्हीं ट्रिब्यूनल्स के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी एक हम ख्याल बेंच बनाया है। क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इन ट्रिब्यूनल्स को काम करने देंगे या इन ट्रिब्यूनल्स को रोकेंगे और फॉर्म 45 पर कोई ऐसा फ़ैसला जारी करेंगे कि जिससे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ज़रिए जो चुनतखब उम्मीदवार हैं उनको कोई कवर फराहम हो सके। बज़ाहिर तो जिस तरह का ये बेंच बनाया गया है उससे लगता तो यही है कि इसी किस्म का कोई फ़ैसला आएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी, जस्टिस जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर ट्रिब्यूनल में जो चैलेंज हुई हैं उस पर समाअत कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 8 जुलाई को एक तो तलब कर लिया है जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से, और तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो भी मांगा गया है। जो इससे पहले लास्ट समाअत हुई थी उसमें तो जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से टाइम दिया गया था और साथ में जुर्माना किया गया था कि आप अदालत में पेश नहीं हो रहे, ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हो रहे, और रिकॉर्ड मांगा गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा जो इस केस की समाअत होना थी वो नहीं हो सकी थी और उसकी जो रीज़न थी वो यही थी कि इलेक्शन कमीशन ने नए ट्रिब्यूनल्स बना दिए थे। तो उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स को बहाल किया तो ट्रिब्यूनल्स की बहाली के बाद ये पहली समाअत हुई है और इस पहली समाअत के ऊपर जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से तलब कर लिया गया है और ये एक लास्ट मौका ही होगा इनके पास, क्योंकि ऑलरेडी जो जुर्माने हैं वो हो चुके हैं और तमाम तर जो रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और इन उम्मीदवारों से वो भी उन्होंने तलब कर लिया है। इसमें मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉर्म 45 थे, इन फॉर्म 45 को दीगर उम्मीदवारों के साथ कंपेयर किया गया, यानी कि मुस्लिम लीग नून को छोड़कर उस हल्के में जो दीगर उम्मीदवार थे उनके फॉर्म 45 से कंपेयर किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 उन फॉर्म 45 के साथ मैच कर गए थे। लीगी उम्मीदवार अपने फॉर्म 45 दे नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो फॉर्म 45 हैं वो उन्होंने पहले अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए और उसके बाद उन्हें चंद ही घंटों में डिलीट कर दिया। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपने फॉर्म 45 देगा, उनका कंपैरिजन होगा। और यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फॉर्म है उसमें तो वाइटनर का इस्तेमाल किया गया, कटिंग हुई, तो ऑथेंटिक किसको माना जाएगा? देखिए ऑथेंटिक, क्योंकि फॉर्म 45 जो होते हैं वो किसी भी पोलिंग स्टेशन में जब बनते हैं तो इलेक्शन कमीशन और तमाम उम्मीदवारों को दिए जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म 45 है वो किसी भी दीगर उम्मीदवार के फॉर्म 45 से ज़्यादा उसकी वैल्यू है। तमाम फॉर्म 45 की वैल्यू सेम है, तो इसलिए जो कटिंग और जो वाइटनर का इस्तेमाल जिस फॉर्म के ऊपर किया गया है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाएगा। और फिर पीटीआई के दीगर उम्मीदवारों के साथ मैच कर गए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम उम्मीदवारों के पास एक तरह के फॉर्म 45 हों और इलेक्शन कमीशन के पास एक और तरह का फॉर्म 45 हो? तो ये केस अब इस जगह तक पहुँच चुका है। 8 जुलाई नाज़रीन, आज 3 जुलाई है, नेक्स्ट वीक का आगाज़ होते साथ ही ये जो मुकदमा है वो लग चुका है और इसमें फॉर्म 45 और इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड और उम्मीदवारों को बुला लिया गया है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है।
फिर इसी तरीके से जी जो जस्टिस अनवार साहब हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, और वहाँ पे जो केसेस वो सुन रहे हैं, एक तो अलीम खान वाला हल्का उनके पास है, और दूसरा मरियम नवाज़ वाला जो हल्का चैलेंज हुआ है, जो कि महर शराफत साहब ने चैलेंज किया है, इस केस पर वो समाअत कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जी जस्टिस अनवार साहब की जानिब से ये कहा गया है कि क्योंकि जो बहाली के बाद जो पहली समाअत हुई है, इस समाअत में कोई रिकॉर्ड सबमिट नहीं करवाया गया इलेक्शन कमीशन या मरियम नवाज़ की जानिब से। तो इसमें जस्टिस अनवार साहब ने कहा है कि एक तो मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, आइंदा जो समाअत होगी इस समाअत पे आपने तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो लेकर आना है। दूसरे नंबर पर ये कहा है जी कि जो हल्के के तमाम उम्मीदवार हैं इनको भी मैं बुलाऊंगा और इनके भी फॉर्म 45 के साथ जो मुवाजना है वो मैं करूंगा, यानी कि जिस तरह से जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से मुवाजना पीटीआई के फॉर्म 45 का किया गया और वो मैच भी कर गए, तो यही काम करने जा रहे हैं जस्टिस अनवार साहब। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा अगर सबूत किसी के पास हैं तो वो महर शराफत के पास हैं फॉर्म 45 की शक्ल में, और दीगर भी जो सबूत हैं उनके पास मौजूद हैं कि वही ये जो हल्का है वो जीते हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस हल्के को खोलने की देर है और इस हल्के में फॉर्म 45 को कंपेयर करने की देर है। तो ना सिर्फ ये किया गया है कि इनको बुलाया गया है, रिकॉर्ड इनसे मांगा गया है, बल्कि ये किया गया है कि आपने साथ में एक जो बयान हल्फी है वो भी जमा करवाना है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड में हेर फेर की जाती है या कोई झूठ बोला जाता है तो वो बयान हल्फी भी अदालत के पास होगा, फिर तो इनकी जो नाअहली की कार्रवाई होगी उसका भी आगाज़ हो जाएगा। तो जस्टिस अनवार साहब ने भी सेम वही अहकामात जारी कर दिए हैं जो कि जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से किए गए हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर इनको फंसा दिया गया है। वो एक एग्जाम्पल है कि आगे कुआं और पीछे खाई। तो ये दो बड़े अहकामात हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो कि सामने आए हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो बचने का रास्ता है वो इनके पास सिर्फ एक ही है, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अगर मामलात आगे चले, केस की समाअत आगे चली, तो फिर इनके बचने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है, वो क्या है कि अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है जो कि इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अगर उसमें कोई रिलीफ मिल जाता है, या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिन्होंने बेंच भी बना दिया, अपनी ही सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, अगर ये जो लार्जर बेंच है ये कर देता है वापस ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं इनको काम से रोक देता है, और जो सुधारती ऑर्डिनेंस है उसे मद्देनज़र रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नए ट्रिब्यूनल्स बनाए रिटायर्ड जजों के, अगर उनको बहाल कर देता है और ये कहता है कि वही जो नए रिटायर्ड जजेज़ हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की समाअत करें, तो फिर ये जो ट्रिब्यूनल्स जिन्होंने ये तमाम तर रिकॉर्ड मंगाया हुआ है और जो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में समाअत आगे चला रहे हैं, और इसी वजह से मौजूदा चुनतखब हुकूमत को ये ख़दशा है कि अगर तो ये समाअत ऐसी चलती रही तो फिर उसके बाद हमारा तो जो सीन है वो गोल हो जाएगा और हमारी जो नशिस्तें हैं वो तो हमसे चली जाएंगी, और असल में जिसकी वो नशिस्तें जिसका हक़ है उसके पास वो चली जाएंगी। तो अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिन्होंने बेंच बना दिया है, अगर तो वो ये फ़ैसला देते हैं तो तब तो इनकी एक बचत है, लेकिन अगर काजी साहब इन्हीं ट्रिब्यूनल्स को बहाल रखते हैं तो फिर तो ये जो चुनतखब हुकूमत है इसका बचना नामुमकिन है। लेकिन नाज़रीन, जो बेंच बनाया गया है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से, जो 5 रुकनी बेंच है जिसमें काजी साहब ख़ुद उसकी सरबराही कर रहे हैं, और जो दीगर 4 जजेज़ हैं, इनके हवाले से ये ख्याल किया जा रहा है कि ये हम ख्याल बेंच हैं। तो हम ख्याल बेंच बनाने से ही अगर आप समझ जाएं कि इसका जो फ़ैसला है वो क्या आने वाला है, और आखिर क्यों ना काजी साहब मौजूदा चुनतखब हुकूमत के हक़ में फ़ैसला नहीं देंगे, और क्यों फॉर्म 45 ऐसा फ़ैसला नहीं देंगे कि फॉर्म 45 का जो मामला है इसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सारी जो एक्सटेंशन है वो जुड़ी हुई इस चुनतखब हुकूमत से ही है। ये हुकूमत बचेगी, इस हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी, तो तब ही ये तरमीम करेंगे और चीफ़ साहब को एक्सटेंशन मिल सकेगी। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो चीफ़ साहब का ये जो बेंच है ये इससे भी जो मामला है वो जुड़ा हुआ है। तो अव्वल तो चीफ़ साहब को अपनी सरबराही में ये बेंच नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे सवालात अब उठ गए, और फिर हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना ये मज़ीद ये सवाल उठा रहा है कि क्या काजी साहब ये भी नहीं चाहते कि इस बेंच में से कोई एक आधा जज भी ऐसा हो जो कि सवालात उठाए, और जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं इन ट्रिब्यूनल्स को आखिर क्या है, इलेक्शन पहले भी इसी तरह से ट्रिब्यूनल्स बनते रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या मसला है कि वो अपनी मर्ज़ी के रिटायर्ड जजों को
ट्रिब्यूनल्स में तैनात कर रहा है। लेकिन देखें, अब काजी साहब ने ये बेंच तो बना दिया है और 4 जुलाई यानी कि कल ये बेंच समाअत करने जा रहा है। तो कल मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो सिलसिला है वो किस साइड पर जाएगा। और अगर काजी साहब कोई इस तरह का फ़ैसला दे देते हैं कि ये ट्रिब्यूनल्स बहाल रहते हैं, तो फिर तो इस मुंतखब हुकूमत को आप खुदा हाफिज़ कह दें। लेकिन अगर काजी साहब इस तरह कोई फ़ैसला नहीं देते तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके फ़ैसले से एक प्रोटेक्शन मिली है फॉर्म 47 वालों को और इस मुंतखब हुकूमत को। तो ये तो नाज़रीन 2 बड़ी अपडेट्स थी ट्रिब्यूनल से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरे नंबर पर जो आपसे ख़बर शेयर करनी है जी, इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब के ऊपर चूँकि 200 के करीब तो मुकदमात थे, तो बड़े मुकदमात को छोड़कर भी आए रोज़ इमरान खान साहब का कोई ना कोई मुकदमा सेशन अदालतों में लगा ही होता है या खसूसी अदालतों में, ATC की अदालतों में होता ही होता है। और इमरान खान साहब उन मुकदमात में आहिस्ता आहिस्ता करके बरी भी हो रहे हैं। तो थाना अपारा में एक मुकदमा दर्ज था, इसमें इमरान खान साहब को और इन समेत जो दीगर तमाम मुलजिमान थे उनको आज अदालत ने बरी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में इमरान खान समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज शुदा ये फ़ैसला था जो सुनाया है। मुकदमे से बरी होने वाले मुलजिमान में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज़, अली नवाज़ अवान, असद कैसर व दीगर शामिल हैं। इमरान खान, शेख रशीद और दीगर की जानिब से सरदार मसरूफ़ एडवोकेट और अंसर कियानी ने दलाइल दिए। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज पर जो मुकदमा था वो दर्ज किया गया था। तो आप इन मुकदमों का देखें कि कितने ये भोंडे किस्म के मुकदमात हैं कि अदालतों में ये चल रहे हैं और मुसलसल ये अदालतें इसके ऊपर अब फ़ैसला दे रही हैं। जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर तोड़ फोड़ और ATC अदालत की दफ़ात जो दर्ज की गई और ATC अदालतों में, खसूसी अदालतों में और दीगर अदालतों में इमरान खान साहब और दीगर के ख़िलाफ़ जो मुकदमे दर्ज ये किए गए हैं, तो अदालतें इनको सुन रही हैं और सुनने के बाद इमरान खान साहब को बरी कर रही हैं। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि दीगर को भी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि चले एक आधा मुकदमा हो गया या 2 मुकदमे हो गए, आप एक ही पार्टी या एक ही शख्स या PTI रहनुमाओं के ऊपर ही आप वो मुकदमा दायर कर रहे हैं और उसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो इतनी कमज़ोर है कि अदालत से वो बरी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1-2 मुकदमों की हद तक तो आप मान सकते हैं कि चलें ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने ये कर दिया होगा। लेकिन अब कोई 200 के करीब मुकदमे, तो 200 के करीब मुकदमे इसी किस्म के दायर करना और फिर इमरान खान साहब एक एक करके सब में बरी हो रहे हैं, तो क्या कोई ये सवाल पूछेगा प्रोसिक्यूशन से कि क्या ये उनकी बदनीयती नहीं है कि एक ही शख्स के ख़िलाफ़ इतने सारे आपने मुकदमे दर्ज कर दिए और अदालतों से उसको रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि ये जो मुकदमे थे वो दर्ज नहीं होने चाहिए थे। तो 1-2 मुकदमों तक तो आप इग्नोर कर सकते हैं कि चलें 1-2 मुकदमे हैं दर्ज हुए और वो ख़त्म हो गए, लेकिन सैकड़ों या दर्जनों इस तरह के मुकदमे होना, तो इसके ऊपर कोई भी शख्स बड़े आराम से ये कह सकता है या ये समझ सकता है कि ये तो बदनीयती है और प्रोसिक्यूशन अपने इख्तियारात का गलत जो इस्तेमाल है वो कर रही है और एक शख्स को सिर्फ आप अंदर रखने के लिए इतने जो मुकदमे हैं उसके ऊपर आप दायर कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी तक तो इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। इवन कि जो एक आलिया हमज़ा या सनम जावेद हैं उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जो कानून का आप कहें तमाशा लगाया जा रहा है, एक मुकदमे में वो बरी होती हैं, जैसे ही एक मुकदमे में वो बरी होती हैं या ज़मानत उनको मिलती है, साथ ही बाहर पुलिस खड़ी होती है और दूसरे मुकदमे में उसी वक्त उनको गिरफ़्तार करके ले जाती है और वो जो मुकदमा है उस मुकदमे की भी डिटेल उसी वक्त ही सामने आती है जब उनको पहले मुकदमे में उनकी जो रिहाई है वो हो जाती है। या तो ऐसा हो कि मुकदमे उनके ऊपर जितने दर्ज हैं वो सारे मुकदमे सामने आ जाएं और पुलिस उनके ऊपर जो है वो गिरफ़्तारी डाले ताकि अदालतों में मुकदमे चल सकें और अदालतें जो फ़ैसला कर रही हैं उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऐसा नहीं किया जा रहा। तो ये भी साफ समझ में आ रही है कि कैसे उनके साथ भी जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है और जो कानून के रखवाले हैं वो ही कानून के साथ जो खिलवाड़ है वो कर रहे हैं और इस तरह की जो गिरफ़्तारियां हैं वो कर रहे हैं। अभी तक सनम जावेद जो हैं और आलिया हमज़ा वो गिरफ़्तार हैं और वो जेल में हैं और कोई दर्जन के करीब मरतबा तो उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो पुलिस है एक मुकदमे में ज़मानत मिलने के बाद दूसरे मुकदमे में उनको वो गिरफ़्तार कर लेती है। तो मेरे ख़्याल से अदलिया जो है इस हवाले से भी पूछना चाहिए, ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो ये कहते हैं कि उनके टेन्योर में तो कोई भी मुदाखलत नहीं हो रही, हालांकि जजेस खुद बोल रहे हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट है। बहरहाल देखें अब ये जो इलेक्शन का मामला काजी साहब ने ट्रिब्यूनल्स का मामला टेकअप कर लिया है तो इसमें वो क्या फ़ैसला देते हैं, क्या उनके फ़ैसले से मज़ीद
कवर अब कोई मिलता है नहीं मिलता, कल जो भी होगा आपसे चीज़ें शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।